नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ पर हम यूरोपियन कंट्रीज का जो भारत में आगमन होता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पुर्तगाल का अध्ययन कर लिया, क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण यूरोपियन कंट्रीज को एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं और उनका भारत पर क्या परिणाम हुआ उसका अध्ययन कर चुके हैं। हालांकि इस पर मेंस क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं या कर लेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे और पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए थे वो थे डच। तो आज हम डच का पूरा अध्ययन कर लेते हैं मेंस राइटिंग के हिसाब से। मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री ऑप्शनल में तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर हम लिखेंगे किस तरह है। पुर्तगालियों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, डच का आज अध्ययन कर लेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा डच हेडिंग डालिएगा डच। अगर हम डच की बात करें कि डच लोग हैं कौन, तो डच थे हॉलैंड के निवासी। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे। अगर हम वर्तमान देखें तो वर्तमान में नीदरलैंड, वर्तमान में क्या है? नीदरलैंड। हॉलैंड के निवासी थे उस वक्त और वर्तमान में जो है वो नीदरलैंड है। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना रहे थे कि हम इसके अंतर्गत अध्ययन क्या क्या करेंगे, कौन कौन से हेडिंग्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इधर स्ट्रक्चर बना लीजिए, मैं इधर स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले इनका हम भारत में आगमन देखेंगे, गठन देखेंगे कंपनी का गठन में ही भारत में आगमन एवं प्रसार, भारत में आगमन एवं प्रसार को देखेंगे। ठीक है। दूसरे के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये किन चीजों का आयात निर्यात क्या करते थे, आयात निर्यात किन चीजों का करते थे उसका अध्ययन करेंगे। तीसरे हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इनकी नीति का अध्ययन करेंगे, यानी कि भारत में डचों ने कौन सी नीति अपनाई, नीति क्या थी, और सबसे लास्ट में इनका पतन देखेंगे या इनका पिछड़ने का कारण क्या था। यहाँ पर एक मैप बना देते हैं और उस मैप पर हम इनकी जो कॉलोनीज थी उसको हम बनाएंगे। थोड़ा सा एक सिंबॉलिक बना देते हैं। ठीक है, इस मैप पर हम इनके कॉलोनीज का बनाएंगे कि क्या क्या कॉलोनीज इन्होंने बनाए थे यहाँ पर। तो हॉलैंड के वर्तमान नीदरलैंड के निवासी है, इन्होंने भी यूरोपियन कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए इनको एक व्यापारिक मार्ग की आवश्यकता थी। पुर्तगालियों ने वो व्यापारिक मार्ग खोज लिया था, ये सिर्फ अनुसरण करते हुए आ गए। देखिए, मैंने पहले ही बता चुका था कि जलवायु की स्थिति का थोड़ा सा अध्ययन करें तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध में शीत कटिबंध है और शीत कटिबंध में वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। ज़्यादा ठंड में ये लोग मीट वगैरह खाते हैं, उसको पकाने के लिए गर्म मसालों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर उसका उपज तो होता नहीं है। उपज होता है उष्ण कटिबंध में, यानी कि भारत का दक्षिणी भाग या फिर इंडोनेशिया द्वीप पर, वहाँ पर मसालों की खेती होती है और ये मसालों को प्राप्त करने के ही उद्देश्य से व्यापार इन्होंने प्रारंभ किया था। चलिए, सबसे पहले हम इसके गठन की बात कर लेते हैं और भारत में आगमन की बात कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग डालिएगा गठन एवं भारत में आगमन एवं प्रसार। गठन की अगर बात करें तो गठन से पहले भी यहाँ पर एक व्यक्ति 1596 में कार्नेलियस बेहस्तमान, पहले एक व्यापारी था, वो इस मार्ग के तहत भारत में आया, यहाँ से बहुत सारे मसाले लेकर चला गया था। देखिए, डच जो आए थे प्रारंभ में भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, डच प्रवेश करते हैं सुमात्रा द्वीप पर, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप पर सबसे पहले पहुंचते हैं। ये यूरोपियंस कंट्री से चलते हैं, चक्कर लगाकर अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप होते हुए ये पहुंचते हैं सुमात्रा पर। यानी कि 1596 में सबसे पहले कार्नेलियस बेहस्तमान सुमात्रा द्वीप पर पहुंचता है और वहाँ से बहुत सारे मसाले लेता है और मसालों को लेकर वापस पहुंचता है अपने देश नीदरलैंड में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। 1596 में क्या होता है? कार्नेलियस बेहस्तमान
कार्नेलियस बेहस्तमान, ये एक व्यापारी है, ये आता है व्यापार करने के उद्देश्य से और पहुंचता कहाँ पर है, सुमात्रा द्वीप पर। आप लोगों को दिख रहा है नीला पेन, सुमात्रा द्वीप पर ये पहुंचता है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप पर पहुंचने के बाद ये यहाँ पर व्यापार करता है, मसाले खरीदता है और वापस अपने देश पहुंचता है। जब वहाँ के देशवासियों ने देखा कि ये तो बहुत सारे मसाले लेकर आया, बहुत महंगे मसाले यहाँ पर बिक रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ने भी पुर्तगालियों की तरह एक कंपनी का गठन किया और उस कंपनी के साथ और भी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उनका मर्जिंग की, और मर्जिंग करने के बाद वो एक अर्ध सरकारी कंपनी बन जाती है और वो अर्ध सरकारी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है। जिस कंपनी का जो निर्माण किया था, जो डच कंपनी थी, उसका नाम था बेरिंगने ओस्ट इंडीसे। क्या नाम था? बेरिंगने ओस्ट इंडीसे। ये वहाँ की भाषा में है। लेकिन जब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का इसमें विलय हो जाता है और ये एक अर्ध सरकारी कंपनी बन जाती है, तब इसका नाम हो जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हो जाता है। और ये कंपनी एक सरकारी कंपनी और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का एक संगम हो जाता है। देख लेते हैं क्या है। 1596 के बाद 1602 में एक कंपनी का गठन होता है जो सरकारी कंपनी थी, जिसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे। ठीक है, वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे नाम की एक सरकारी कंपनी का गठन होता है और इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां मिल जाती हैं और नाम हो जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम हो जाता है? इसके साथ कौन मिलती हैं? प्राइवेट कंपनियां मिलती हैं, प्राइवेट कंपनी, और नाम हो जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसका जो कंट्रोल होता है वो सरकारी कंट्रोल होता है और सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए 17 व्यक्तियों का एक निदेशक मंडल गठित करता है। 17 व्यक्तियों का एक निदेशक मंडल गठित करता है। इन 17 व्यक्तियों को जेंटलमैन ऑफ 17 कहा जाता है या जेंटलमैन 17 कहा जाता है। इन 17 व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जेंटलमैन 17 जेंटलमैन कहा जाता है और ये 17 लोगों का निदेशक मंडल होता है जो पूरी तरह इसको कंट्रोल करता है। इस कंपनी के किसके लिए? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के लिए। अब ये कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। ये एक अर्ध सरकारी कंपनी है, याद करिएगा, ये एक क्या है? एक अर्ध सरकारी कंपनी है। और आते ही ये लोग पहुंचते हैं 1605 में सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया पर। कहाँ पहुंचते हैं? सुमात्रा और इंडोनेशिया पर व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। अभी भारत के अंदर ये लोग नहीं आए हैं। और 1605 में जब ये सबसे पहले 1605 में सुमात्रा पर एक द्वीप है जिसका नाम देखने को मिलता है युबियाना द्वीप, और ये युबियाना द्वीप पर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। किसको? युबियाना द्वीप को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब आप बताइए, अगर ये भारत के साथ व्यापार करने की कोशिश करें, मसाले तो इनको मिल रहे हैं इंडोनेशिया से, लेकिन भारत से सूती वस्त्रों को खरीदने के लिए इनको भारत की तरफ आना पड़ेगा। और अगर ये भारत की तरफ आएंगे तो किस तरफ आएंगे? पूर्वी तट पर आएंगे। हमने पुर्तगालियों के केस में देखा था कि पुर्तगाली ज़्यादातर पश्चिमी घाट पर ही उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। लेकिन डच, चूंकि ये इंडोनेशिया पहुंचते हैं, इंडोनेशिया पहुंचने के बाद ये भारत में प्रवेश करते हैं, तो ये क्या पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। इसको आप लोग नक्शे पे बनाते रहिएगा। मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी सबसे पहली यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना करते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 में। और धीरे धीरे कर ये पूरे भारत में के पूर्वी तट पर और कुछ पश्चिमी तट पर भी अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर देते हैं। कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं और किस किस वर्ष में वो जीती हैं, एक बार इसको नोट कर लेते हैं और पूरा देख लेते हैं। सही है। इसके बाद ये पुलिकट को 1610 में पुलिकट पर अधिकार करते हैं।
कहाँ पर? पुलिकट पर। पुलिकट पर 1610 में अधिकार कर लेते हैं। ये पुलिकट जो है, जो अधिकार क्या है, 1690 के बाद यही 1690 से पहले ये इनका व्यापारिक केंद्र था। 1690 के बाद ये इसका व्यापारिक केंद्र नहीं रहता है, उसके बाद नागपट्टनम बन जाता है, यानी कि इन्होंने नागपट्टनम पर भी अधिकार किया था। ठीक है, नागपट्टनम, पुलिकट के ऊपर क्या है? नागपट्टनम, जिन पर इनकी फैक्ट्री थी। लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है। पुलिकट 1690 से पहले इनका व्यापारिक केंद्र था, लेकिन 16 पूर्वी तट पर, वैसे तो सुमात्रा द्वीप था इनका, लेकिन पुलिकट पर 1690 से पहले तक इनका ये व्यापारिक केंद्र था पूर्वी तट पर, लेकिन 1690 के बाद नागपट्टनम इनका व्यापारिक केंद्र बन जाता है। और अगर कंपनी की बात करें तो पीपली को इन्होंने 1627 में फैक्ट्री स्थापित की थी। पीपली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, 1627 में, यानी कि बंगाल की यह पहली फैक्ट्री थी जो इन्होंने पीपली नामक स्थान पर 1627 में बनाई थी। इसके बाद चिनसुरा है, बालासोर है, मसूर, इन पर भी इन्होंने अधिकार किया था। चिनसुरा पर देखिए, इसके नीचे क्या है? चिनसुरा 1653 में, देखिए चिनसुरा 1653 में इन्होंने अपनी वहाँ पर फैक्ट्री बनाई थी। उसके बाद 1658 में बालासोर, 1658 में बालासोर 1658 में बनाई थी। लिख लीजिएगा ये, क्योंकि क्रम कोई नहीं पूछता है, पूछ लेगा कि इस पर किसकी फैक्ट्री थी। तो 1658 में इन्होंने बालासोर में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। इसके अलावा कासिम बाजार, पटना आदि पर इन्होंने 1658 में ही बनाई थी, यानी कि ये अंदर की तरफ आए और यहाँ पर कासिम बाजार, पटना आदि पर इन्होंने 1658 में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने सूरत में और कोचीन में भी बनाई है। कोचीन में 1663 में इन्होंने कोचीन को छीना था। कोचीन को 1663 में पुर्तगालियों से छीना था। 1663 में पुर्तगालियों से इन्होंने कोचीन को छीन लिया था। इसके अलावा इन्होंने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1616 में। सूरत का गुजरात में, सूरत में भी 1616 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। यानी कि ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की है। इसके अलावा 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीता और वहाँ के बेटिविया नगर की स्थापना की थी। ठीक है, 1619 में क्या कर दिया, यहाँ पर एक द्वीप है जकार्ता, उसको जीता और यहाँ पर वेटिविया नगर की स्थापना की थी। वेटिविया नगर की स्थापना की थी। सन की बात करें तो 1619 है ये, 1619 में। और बेटिविया नगर को इन्होंने दूसरा व्यापारिक केंद्र बनाया। बेटिविया नगर को क्या करा? दूसरा व्यापारिक केंद्र बनाया। पहला व्यापारिक केंद्र इनका नीदरलैंड में एम्स्टर्डम था और दूसरा व्यापारिक केंद्र इधर का पूरा बनाया वेटिविया नगर के लिए। या वेटिविया नगर की स्थापना 1619 में करने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र बनाया। पहला व्यापारिक केंद्र का नीदरलैंड में था, एम्स्टर्डम में था, और ये इनका दूसरा व्यापारिक केंद्र हुआ। तो धीरे धीरे कर ये अपना पूरा प्रसार कर रहे थे और पुर्तगालियों से भी इन्होंने कई सारे, जैसे कोचीन को 1663 में जीता, श्रीलंका को जीता इन्होंने, कोलंबो को या श्रीलंका को जीता। इसके अलावा मलक्का जलद मरु मध्य संधि पर भी इनका कब्जा हो गया था। यानी कि इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों को इस बंगाल की खाड़ी से बाहर की तरफ कर दिया था। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से थे? हम लोगों ने देखा था कि मलक्का जलद मरु मध्य संधि पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर अब धीरे धीरे करके इनका कब्जा होने लगा था, तो इन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। अरब सागर पर इनका कब्जा कम था, बंगाल की खाड़ी पर ज़्यादा था। कारण था क्योंकि इनको इंडोनेशिया से ही मसालों की प्राप्ति हो रही थी। सूती वस्त्रों की प्राप्ति के लिए भारत की तरफ आए, इसलिए चूंकि इंडोनेशिया पूर्वी साइड में है, इसलिए इनकी जो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो बनी हैं वो पूर्वी घाट पर बनी हैं। क्लियर है? बिल्कुल इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैचिंग करने के लिए आ जाए तो आप देखिएगा पुर्तगाली पश्चिमी तट पर रहते हैं और डच जो रहते हैं वो पूर्वी तट पर रहते हैं। अंग्रेज तो पूरे भारत में रहे थे, खैर हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये एक पूरा मैप बन गया कि कहाँ कहाँ पर ये अपनी कॉलोनी की स्थापना कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके जब ये अपना विस्तार कर ही रहे थे, उसी वक्त आ जाता है एक बेदरा का युद्ध। 1759 को
क्योंकि दो शक्तियाँ, देखिए इनके पीछे पीछे 1600 की घटना चल रही है। 1608 में इनके पीछे अंग्रेज भी आ जाते हैं और अंग्रेज की भी नीति वही रहती है, शुरुआत में व्यापार करने की नीति रहती है, और जब व्यापार करने की नीति है तो वो बाकी व्यापारियों को रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। और उनके रास्ते में दो व्यापारी मिले थे, पुर्तगाली और डच। पुर्तगालियों को भी धीरे धीरे उन्होंने बाहर किया और डच को बेदरा के युद्ध में पराजित करने के बाद वो उनको व्यापार पर ही सीमित कर दिया, यानी कि साम्राज्य विस्तार या अपनी कॉलोनीज का जो निर्माण कर रहे थे ये लोग, उसको उन्होंने सीमित कर दिया। कब होता है? 1759 में। 1759 को बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? डच के बीच में और अंग्रेज के बीच में। ठीक है, डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है, 1759 की बात है। और इसमें डच क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इनसे अंग्रेज कहते हैं कि आप खाली व्यापार कीजिएगा, आप ज़्यादा कॉलोनी का विस्तार करने की कोशिश मत कीजिएगा, हमारे अधीन ही आप व्यापार कीजिएगा। ये लोग व्यापार करते हैं और हालांकि उसके बाद 1795 में ये लोग व्यापार से भी बाहर हो जाते हैं और अपना देश वापस चले जाते हैं। कब? 1795 में। 1795 को ये अंतिम रूप से व्यापार से भी बाहर हो जाते हैं। देख लीजिएगा, अंतिम रूप से व्यापार से भी बाहर हो जाते हैं, व्यापार से भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रसार देख लिया हमने और इनका अंत भी देख लिया। अब हम बाकी और हेडिंग पर आएंगे। इनकी आयात निर्यात क्या थी, नीति क्या थी और इनके पतन का कारण क्या था। चलिए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, अपनी जो सोच हम लोगों को विकसित करनी है वो मेंस राइटिंग के हिसाब से करनी है। यहाँ पर जब प्रश्न आएगा कि ब्रिटिश की या ब्रिटेन के लोगों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की या फिर अंग्रेजों की जीतने के कारण क्या थे, तब उनके जीतने के जो कारण थे वो डचों के पराजय के कारण होंगे। ठीक है, क्योंकि एक की विजय दूसरे की कमजोरी होगी, तभी वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो हम थोड़ा सा मेंस राइटिंग के हिसाब से भी इसको सोच के चलेंगे। आयात निर्यात की अगर हम बात करें तो आयात निर्यात दूसरे हेडिंग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आयात निर्यात की अगर हम बात करें, चलिए इसको भी मैं रब कर देता हूँ। देखिए, भारत से क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे, तो निर्यात देख लेते हैं पहले कि निर्यात किन किन चीज़ों का करते थे यहाँ से। तो निर्यात ये क्या करते थे? सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्र बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे। इसके अलावा रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र के अलावा मसाले, मसालों के अलावा सीरा। सीरा का यूज़ बारूद बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, सीरा। तो आदि चीज़ों का वो निर्यात करते थे, तो हमारे यहाँ से ले जाया करते थे। लेकर के आया करते थे सोना, चांदी, कांच के सामान और ऊनी वस्त्र। और क्या लेके आते थे? ऊनी वस्त्र। सोना लेके आते थे, चांदी, कांच के सामान और ऊनी वस्त्रों को लेकर वो भारत में आया करते थे। लेकर जाते थे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, सीरा आदि चीज़ों को ले जाया करते थे और लेकर आते थे सोना, चांदी, कांच के सामान और ऊनी वस्त्रों को अपने यहाँ से लेकर आया करते थे। ठीक है, तो आदान प्रदान भी होता था और मुद्रा का रूप भी होता था। चलिए, इसके अलावा अब अगर हम इनकी देखें नीति को, नीति का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इनकी जो नीति थी वो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बिल्कुल विपरीत नीति थी। नीति देखते हैं। नीति देखिए, नीति का अगर हम अध्ययन करें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम लोगों ने इतना सब कुछ अध्ययन किया। पुर्तगालियों का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि उसने कैसे यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया, बहादुर शाह को डुबा कर मार डाला। मतलब उन्होंने बहुत सारी कूटनीति का भी इस्तेमाल किया और गलत काम भी किए, लेकिन डच इन सब से दूर रहे। डचों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण नीति से व्यापार किया और सिर्फ व्यापारी ही चीज़ों पर अपना ध्यान दिया, मतलब व्यापार पर ही ध्यान दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार का कोशिश नहीं की और उसके लिए उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाया नहीं। यानी कि नीति जो थी उनकी भारतीय राजाओं के साथ वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण नीति थी, प्रेम के साथ रहा करते थे। तो नीति का अगर अध्ययन करें तो पहला लिखेंगे इनकी सौहार्दपूर्ण नीति थी।
सौहार्दपूर्ण नीति थी, साम्राज्य विस्तार नहीं करते थे ये अपने। ठीक है, दूसरी अगर ये देखें तो हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों ने जबरदस्ती अपने धर्म का प्रचार किया, धार्मिक उन्मुद्दता फैलाई, उसकी वजह से स्थानीय लोग उनके खिलाफ हो गए। लेकिन डच ने इस प्रकार की कोई भी धार्मिकता या धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित नहीं की, वो बड़े प्रेम से रहे और उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। इसके अलावा जो वो स्थानीय लोगों को भी उन्होंने काम दिया। वो क्या करते थे, अब माल ढुलाई, जहाज़ों पर माल ढुलाई करना, उतारना आदि के लिए स्थानीय कारीगरों को लगाया करते थे, स्थानीय कामगारों को लगाया करते थे और उनका जो उचित मुआवजा होता था वो देते थे। कहा जाता है कि मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में लगभग 3000 उनके किले में 3000 भारतीय थे और उन 3000 भारतीयों को वो उचित पारिश्रमिक भी दिया करते थे। ऐसा नहीं उनको बेकार काम नहीं कराया करते थे। इसकी मदद से जो भारतीय कामगार थे उनको भी रोजगार की प्राप्ति हुई। इसके अलावा अगर हम इनकी नीति को देखें तो ये भारतीय शिल्पियों से, मान लीजिए उनको सूती वस्त्र बनवाना है तो सूती वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल खरीदना पड़ेगा और कच्चा माल भारत का जो हथकरघा उद्योग है वो खरीद नहीं पाता था, कमज़ोर वर्ग है, जुलाहा जो है वो कमज़ोर है, तो उसके लिए ये एडवांस में पैसा भी दे दिया करते थे और उसके बदले उससे माल खरीद लिया करते थे। यानी कि एक उच्च व्यापारिक जो एक तरीका होता है, सिर्फ व्यापार करने का तरीका, वो इनका काफ़ी अच्छा था कि इनको लगता है कि इनके पार्टनर के लिए पैसे की आवश्यकता है तो ये उसको एडवांस में पैसा भी दे दिया करते थे और उससे फिर माल खरीद लिया करते थे। तो ये नीति इनकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम और देखें तो इन्होंने बड़ा मित्रतापूर्वक माहौल बनाया और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का भी दबाव नहीं डाला, उन पर कोई उनको प्रताड़ित नहीं किया, उनको परेशान नहीं किया, बल्कि खाली वो व्यापार करने के उद्देश्य से थे और उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया। हालांकि इसी को ही उनके पतन का कारण भी मानते हैं। ठीक है, तो ये उनकी नीतियाँ थी जिसको हमने देखा। इसके अलावा इनके हम पतन के कारणों की बात कर लें कि क्या कारण थे कि इनका पतन होना शुरू हुआ। पहला पतन का कारण तो यही है जो मैंने अभी इनकी नीति में बताया था कि ये खाली व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। इनका ध्यान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं था, ये साम्राज्यवादी इनकी नीति नहीं थी, ये व्यापार पर ही ध्यान देते थे, इसलिए इनको व्यापार से ही संबंध था। दूसरी बात, इनके पतन का कारण क्या था, इनके पीछे पीछे अंग्रेज आ गए थे। हालांकि हम लोगों ने देखा कि इन्होंने, डच लोगों ने पुर्तगालियों को बाहर किया था व्यापार से। देखिए, व्यापारिक में अगर देखें तो एक व्यापारी को बाहर करना उसकी गलत नीति नहीं है, लेकिन उसको युद्ध में हराना, बदतमीजी करना, यहाँ स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करना, ये गलत नीति है। तो इसने क्या किया, इनके पीछे पीछे अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों की नौसैनिक क्षमता इनसे अच्छी थी, नौसैनिक क्षमता इनसे अच्छी थी। देखिए, जो बाद वाला आ रहा है वो पहले वाले से बेटर आ रहा है। ये पुर्तगाली से अच्छे थे और इनसे अच्छा अंग्रेज था जो कि 1608 में आने वाले हैं भारत में। ठीक है, तो नौसैनिक क्षमता इनकी अच्छी थी। दूसरा पतन का कारण क्या है कि अंग्रेजों की नौसैनिक क्षमता डचों से बेहतर थी। तीसरा कारण जो है, ये लोग क्या करते थे, अपना माल यहाँ से खरीदते थे, इंडोनेशिया से, भारत से, और जाकर यूरोपियन कंट्रीज में बेचा करते थे और मुनाफा कमाया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों की नीति इनसे ब्रॉड थी, इनसे ज़्यादा आक्रामक तरीके से उन्होंने व्यापार किया। जब वो यहाँ से माल खरीद के ले जाने लगे, अभी जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो हम देखेंगे उनकी नीति भारत को किस तरह पतन की ओर ले गई थी। अभी हम सब चीज़ समझाएंगे। ठीक है, तब जब इनके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों की व्यापार की जो नीति थी वो काफ़ी आक्रामक थी। ये लोग भी माल बेचा करते थे, डच भी और अंग्रेज भी जाकर अपना माल बेचने लगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। अगर आप ज़्यादा माल खरीदेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, उसको आप सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो डचों के मुकाबले अंग्रेजों ने सस्ते दामों पर माल बेचना शुरू कर दिया। तो लोग, जो वहाँ की जनता थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो क्यों खरीदेंगे डचों से, वो अंग्रेजों से माल खरीदने लगे और यही इनके धीरे धीरे व्यापार में हानि होने लगी। अगला कारण अगर हम देखते हैं तो देखते हैं, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक अर्ध सरकारी कंपनी के रूप में आए थे, यानी कि इस पर सरकार का नियंत्रण था। 17 लोगों को, जो जेंटलमैन 17 लोग थे, उनकी जो नियुक्ति होती थी वो सरकार करती थी, यानी कि सरकारी नियंत्रण था। और नीदरलैंड में संसाधन भी कम थे, वहाँ की जनसंख्या भी कम थी, तो वहाँ के जो शासक वर्ग था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जाकर साम्राज्य विस्तार किया जाए।
संसाधनों की कमी की वजह से। इसलिए जनसंख्या की कमी और संसाधनों की कमी की वजह से इनको अंग्रेजों के मुकाबले पीछे हटना पड़ा और इनके पिछड़ने की एक वो भी कारण माना जाता है। इसके अलावा जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो डच थे ये खर्चीले बहुत थे, जो कमाते थे वो खर्च कर देते, निवेश करने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचता था, और जब निवेश करने के लिए, माल खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा तो ये आगे व्यापार नहीं चला पाएंगे, और ये भी एक इनके पतन का कारण बनता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में डचों ने 2 अपने व्यापारिक केंद्र बना दिए, एक नागपट्टनम के लिए, दूसरा इंडोनेशिया के लिए। ठीक है, 2 व्यापारिक केंद्र बना लिए। इनका कुछ माल इंडोनेशिया से जाता था, कुछ माल भारत से जाता था। अब इनकी जनसंख्या पहले से ही कम है, इनके रिसोर्सेज भी पहले से कम है, तो इनको रिसोर्सेज और जनसंख्या 2 भागों में बांटनी पड़ती थी, इंडोनेशिया पर भी कंट्रोल करने के लिए और भारत पर भी कंट्रोल करने के लिए। ये इनकी एक पराजय का कारण बना। हमने पुर्तगालियों में भी देखा था कि उन्होंने ब्राज़ील को अपना एक उपनिवेश बना लिया था, और ब्राज़ील को उपनिवेश बनाने के बाद उनकी शक्ति 2 जगह विभाजित हो गई। यही वजह इनके साथ थी। इन्होंने भी इंडोनेशिया और भारत में 2 व्यापारिक केंद्र बनाकर अपनी शक्ति को 2 जगह विभाजित कर दिया, और धीरे धीरे करके दोनों ही जगह की जो शक्ति थी वो छिन्न भिन्न होती चली गई और धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। तो आज हम लोगों ने डच का अध्ययन किया। इसके संबंध में जितने भी मेंस राइटिंग क्वेश्चंस होंगे वो लाइव आकर मैं आप लोगों का डिस्कस करूंगा, आप लोगों के साथ देखूंगा आप लोगों ने कितना समझा, कितना पढ़ा। नोट्स ज़रूर बनाइए भैया, बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला। नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा, बाकी हम लोग यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करते रहेंगे। मैं आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस की, वो लाइव आकर हम लोग क्या करेंगे, जिससे कि आपके विचार भी देखने को, सुनने को मिल जाए हमारे लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अंग्रेज़ों का अध्ययन करेंगे, जो कि बाद में एक लंबे समय तक उन्होंने भारत पर अधिकार किया। तो धीरे धीरे उसका फ्रांसीसी आएंगे, फिर हम प्रवेश कर जाएंगे सीधे सीधे अंग्रेज़ों में, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में और ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। तो आज हम लोगों ने डच का अध्ययन किया। आप लोग सब लोग अध्ययन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी जल्दी करेंगे, और इन्हीं शब्दों से आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।